हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जीएसटी 9C को फाइल किया जाता है। एक एक पॉइंट्स के बारे में हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे एग्जांपल के साथ, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 9C को फाइल करने से पहले जीएसटी 9 को फाइल करना जरूरी है। जब तक आप 9 को फाइल नहीं करेंगे तब तक आप 9C को फाइल नहीं कर सकते हैं। 9 की जो जीएसटी 9 की लिमिट थी, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो फाइनेंशियल 21-22 के लिए टर्नओवर है वो 2 करोड़ तक है। अगर 2 करोड़ से आपकी ऊपर है तो आपको 9 भरना है, मैंडेटरी है। अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले साल 21-22 में, तो आपको उस केस में 5 करोड़ से ऊपर तो आपको फिर 9C फॉर्म फाइल करना है। तो चलिए जानते हैं कैसे 9C फॉर्म फाइल किया जाता है। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पे आ जाएंगे। इसके लिए एक्सेल की ऑफलाइन यूटिलिटी गवर्नमेंट के थ्रू आई है, उसमें आप फिल कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल लॉगिन यहाँ पे आ जाइएगा जीएसटी पोर्टल पे, फिर आप जाएंगे डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाने के बाद आप जाएंगे ऑफलाइन टूल में, फिर यहाँ से आप आएंगे जीएसटी 9C ऑफलाइन टूल। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पे आपको डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये आपकी 9C जिप में डाउनलोड हो चुकी है। इसको आप अनजिप करना है, शो इन फोल्डर करके इसे अनजिप कीजिएगा इसे राइट क्लिक करके अनजिप कीजिएगा इसे यहाँ से। ये आपकी 9C आ चुकी है। सबसे पहले इसे ऑप्शंस को अनेबल कीजिए यहाँ से। सबसे पहले आपके पास जो आता है पार्ट ए आता है। इसमें आपको क्या क्या डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर भरना है। सपोज आपके पास एक पैन पे 4 जीएसटी है अलग अलग स्टेट में, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, किसी भी स्टेट में अलग अलग जीएसटी है, तो आपको हर स्टेट की 9C फाइल करनी होगी। अगर आप एक पे एप्लीकेबल है तो सभी स्टेट की आपको 9C फाइल करनी पड़ेगी। तो उस स्टेट का आपको जीएसटी नंबर लिखना है, आप जिस स्टेट के यहाँ पर 9C फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी पार्टी का जीएसटी नंबर, यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिखना है आपको। 21-22 के हम भर रहे हैं तो 21-22 का आपको फाइनेंशियल ईयर पे सिलेक्ट करना है। लीगल नेम, यहाँ पर जो लीगल नेम है यहाँ पर लीगल नेम लिखना है उसका। लीगल नेम में जैसे कोई इंडिविजुअल फर्म है, जैसे राम है, अब राम यहाँ पर लीगल नेम उसका राम आ जाएगा। ट्रेड नेम उसका राम एंटरप्राइज, तो ट्रेड नेम में उसका राम एंटरप्राइज आ जाएगा। इसके बाद है नेम ऑफ एक्ट, इफ यू आर लायबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट। अगर आप किसी और किसी एक्ट में भी आपको ऑडिट हुआ, जैसे इनकम टैक्स ऑडिट या फिर कंपनी टैक्स ऑडिट, जिसका भी जिसमें लायबल होता है, जैसे इसका इनकम टैक्स में आता है तो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे मैं लिख दूंगा। फिर इसके बाद आता है नेम ऑफ एक्ट। अगर जैसे इसका ऑडिट जिस सीए ने किया था, पहले क्या था, फाइनेंशियल 17-18, 18-19, 19-20 के लिए पहले सीए साइन करते थे इन्हें, अब वो नहीं है। तो अगर इस यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फाइनेंशियल 21-22 लिख देता हूँ तो ऑप्शन हट जाएगा। ऐसे मैं 21-22 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ तो ये ऑप्शन लास्ट वाला हट जाएगा। ये पहले रिटर्न के लाइन सी के लिए होता था, अब ये नहीं है। इस तरीके से आपको पूरा पार्ट ए भर लेना है। फिर आप आएंगे पार्ट यहाँ पे सेकंड शीट पे आएंगे। इस शीट में आप जो आपको रिकन्सिलेशन करना है वो किसका करना है, जो आपने ऑडिट फाइनेंशियल लो है जो आपके, और आपने जो एनुअल रिटर्न में आपने जो टर्नओवर दिया है उसके बीच का जो आपको रिकनसाइल करना है यहाँ पर इस शीट के अंदर। तो सबसे पहले आपको टर्नओवर लिखनी है, जो आपकी टर्नओवर है। जैसे सपोज यहाँ पर भी मान लो आपके पास एक सिंगल पैन है तो आपकी जो ऑडिट में जो टर्नओवर है पी&एल के अंदर सेल की वैल्यू है वो आपको लिखनी है। लेकिन अगर मान लें आपके पास मल्टीपल जीएसटी है तो आपको एक स्टेट की, जैसे आप मैं दिल्ली की भर रहा हूँ यहाँ पे, तो दिल्ली की जितनी मेरी सेल थी उसकी यहाँ पे सेल आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे मेरे मल्टीपल जीएसटी पे मेरी जो टर्नओवर थी वो 20 करोड़ है, 5 करोड़ मेरी दिल्ली के और 5 करोड़ महाराष्ट्र के, सभी स्टेट्स की मेरी 5-5 करोड़ है। तो यहाँ आपको मेरे को टोटल टर्नओवर 20 करोड़ नहीं लिखनी है, यहाँ पे सिर्फ दिल्ली की भर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को 5 करोड़ यहाँ पे लिखनी होगी टर्नओवर। अगर सिंगल जीएसटी है तो सिंगल की जीएसटी में जितनी ऑडिट में आपकी टर्नओवर थी वो सिंगल यहाँ पे वही आएगी टर्नओवर यहाँ पर। इसके बाद आता है आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट कहता है आपका अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो आपके अनबिल्ड रेवेन्यू है बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं आपके अपने यहाँ पे टर्नओवर डाल देता हूँ। जैसे मेरी स्टेट के यहाँ पे 5 करोड़ की टर्नओवर है तो फिर मैंने 5 करोड़ यहाँ पे डाल दिया है। तो चलिए अब जानते हैं अनबिल्ड रेवेन्यू क्या होता है। अनबिल्ड रेवेन्यू, सपोज आपने फाइनेंशियल 20-21 में कोई प्रोजेक्ट था आपका, मान लो उसकी वैल्यू है 5 करोड़ की वैल्यू थी, उसका आपका काम जो है 90% पूरा हो चुका है। तो यानी कि जो आपने उसका रिवेन्यू जो था वो रिवेन्यू बुक कर लिया, जो उसका 90% था, 95 जो भी परसेंट उस आपने रिवेन्यू बुक कर लिया फाइनेंशियल 21-22 में, फाइनेंशियल 20-21 में। लेकिन जो आपने उस पर लाइबिलिटी, टैक्स की लाइबिलिटी थी वो अगले साल यानी कि 21-22 अप्रैल में, यहाँ पे अप्रैल 21 में
में फॉल होती है। तो जो अपनी इसकी टैक्स की लायबिलिटी है वो अप्रैल 21 में फाइल करी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी फाइनेंशियल 21-22 की जो जीएसटी की वैल्यू वो बढ़ गई और बुक्स की वैल्यू कम होगी। तो जो यानी कि जो हमारे यहाँ पे हमने जैसे सपोज करो 1 करोड़ हमने 21-22 में दिखाया अनबिल रेवेन्यू का अप्रैल महीने में 20-21 का, मार्च का हमने 1 करोड़ अप्रैल 21 में दिखा दिया अनबिल रेवेन्यू का। तो आपको क्या करना होगा, बुक्स की वैल्यू पे बढ़ानी होगी, यानी कि 1 करोड़ से हम इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने एनुअल रिटर्न में 1 करोड़ तो 21-22 में लिया है, तो हमें ये बुक्स की वैल्यू मेरी 5 करोड़ थी, तो यहाँ पे 1 करोड़ से मैं अपनी वैल्यू बढ़ा दूंगा यहाँ पर अनबिल रेवेन्यू की भी बुक्स की। इसके बाद आता है आपका सी पॉइंट, अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर आपको सपोज कोई एडवांस मिला मार्च 22 के अंदर को, आपको एडवांस मिला किसी काम के लिए, आपको सपोज आपको 1 करोड़ एडवांस मिला है, तो आपको यहाँ पे एडवांस मिल गया सर्विस के केस में, तो आपको यहाँ पे जीएसटी पे करना होगा। आपने जीएसटी पे कर दिया 1 करोड़ पे यहाँ पर, लेकिन जो उसका रिवेन्यू है, जो रिवेन्यू बुक हुआ है वो हमारे अगले साल यानी कि अप्रैल 22 में, हमारे अप्रैल 22 में हमने उसका रिवेन्यू बुक किया है, लेकिन जो हमने उसका जीएसटी पे किया है वो मार्च 22 महीने में पे किया है, यानी कि हमने एनुअल रिटर्न में तो अपना दिखा दिया है, लेकिन जो बुक्स में है, बुक्स में हमने उसकी वैल्यू कब दिखाई है, अगले साल में दिखाई है। तो इसका मतलब यहाँ पे उसको वैल्यू हम ऐड करेंगे, यानी कि बुक्स की मेरी वैल्यू कम होगी तो बुक्स में यहाँ पे वैल्यू बढ़ाएंगे हम कितने से, 1 करोड़ से वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे। अगर हमारे क्वेश्चन ये है कि 1 करोड़ मेरा क्या इस वैल्यू यहाँ पे जुड़ा होगा, नहीं, ये 1 करोड़ इसमें नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि ये मेरी बुक्स की वैल्यू यहाँ पे 21-22 की है। वो जो रिवेन्यू मैंने बुक करा अगले साल 22-23 से बुक करा है, यानी कि मेरे को ये बुक्स की यहाँ पे वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कितने से, 1 करोड़ से यहाँ पे वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी इसकी। इसके बाद आता है डीम सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। यहाँ पर जितनी भी आपकी इंटर ब्रांच, यहाँ पर जैसे सपोज मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में आपके 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन, जैसे एक दिल्ली हरियाणा में, अगर आप सेल करते हैं दिल्ली से हरियाणा, यानी कि वो सेल नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, इंटर ब्रांच ट्रांसफर होगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, क्योंकि जब आप P&L बनाते हैं फाइनेंशियल बुक्स में बनाते हैं तो वहाँ पे क्या आपको सेल जो होती है वो इंटर ब्रांच की सेल वहाँ से हटानी पड़ती है, ऐसे नहीं तो आपकी सेल ज़्यादा हो जाएगी। सपोज आपके 2 जीएसटी है, टोटल जो जीएसटी है, एक जीएसटी में 5 करोड़ है, 1 करोड़ पे 5 करोड़ जो उनकी जीएसटी है, लेकिन जो उसमें इंटर ब्रांच आपकी जो सेल हुई है वहाँ पे, यानी कि दिल्ली से जो हरियाणा माल गया है, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, यानी कि मान लो 2 करोड़ की आपने इंटर ब्रांच ट्रांसफर की है, तो टोटल आपकी जो बुक्स में टर्नओवर आएगी वो 9 करोड़ की आएगी, 5 करोड़ हरियाणा की हो जाएगी, 3 करोड़ दिल्ली, क्योंकि 2 करोड़ तो बाकी इंटर ब्रांच का है। इस तरीके से आपकी जो टोटल टर्नओवर आएगी वहाँ पे 8 करोड़ की आएगी P&L के अंदर। तो यहाँ पर आपको वो वैल्यू डालनी है जो आपकी इंटर ब्रांच ट्रांसफर हुई है, जैसे मेरी इंटर ब्रांच यहाँ पे ट्रांसफर 2 करोड़ की है, तो 2 करोड़ की यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा वहाँ पे। इसके बाद आता है आपका ई पॉइंट, वो कहता है क्रेडिट नोट इशू आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। यहाँ पर क्या हुआ, सपोज आपने मार्च 22 में आपने कोई सामान यहाँ पे सेल किया, अब वो क्या है, अगले साल मेरा अप्रैल 22 में, मई में जो है वो माल वापस आ गया, किसी कारण से भी माल वापस आ गया, तो मैंने क्या किया, उसका जो क्रेडिट नोट है एनुअल रिटर्न में मैंने डाल दिया, यानी कि एनुअल रिटर्न में मैंने क्या कर दी, सेल कम कर दी अपनी क्रेडिट नोट डाल के, और लेकिन बुक्स में क्या है, मेरी बुक्स में वो क्रेडिट नोट नहीं डाला था मैंने, तो बुक्स में मेरी वैल्यू, सपोज मेरी कोई वैल्यू 1 करोड़ की थी, मैंने सेल किया माल वहाँ पे मार्च 22 में 10 लाख का माल मैंने सेल किया, तो मैंने P&L में 1 करोड़ की वैल्यू दिखा दी, लेकिन मैंने क्या हुआ, मैं तो मेरा माल वापस आया अप्रैल 22 में, मई में जब भी वापस आया तो मैंने 50 लाख का माल वापस आया 1 करोड़ का जो मैंने सेल किया था, तो मैंने जो एनुअल रिटर्न में सेल दिखा दी 50 लाख से दिखा दी, यानी कि 50 लाख से मैंने कम कर दी। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, जितना भी मेरा माल वापस आया यहाँ पर वो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कम करना है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी एनुअल रिटर्न में उसको हटा चुके हैं, यानी कि अपनी सेल कम कर चुके हैं, तो बुक्स में हमें यहाँ पे कम करनी होगी, क्योंकि ई पॉइंट देखिए आपका ये माइनस दिखा रहा है, आपका जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए यहाँ पे प्लस हो रहा है, बी प्लस हो रहा है, सी प्लस, डी प्लस, यहाँ पे टोटल इस तरीके से आएगा, यहाँ पे ई आपका माइनस होगा, यहाँ पर आपकी जितनी भी वैल्यू आनी रिटर्न करी आपने रिटर्न में दिखाई है माइनस करके, उसी तरीके से आपको यहाँ पर बुक्स में भी कम करना पड़ेगा। सपोज मेरा 50 लाख का जो है वो माल वापस यहाँ पे आपके 50 लाख की वैल्यू डाल देता हूँ। इसके बाद आपका एफ पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। यानी कि जब बुक्स में आपने सेल बुक करी, जो आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, फॉर एग्जांपल आपने जो 60 लाख की सेल करी, जिसका आपका ट्रेड डिस्काउंट था, वहाँ पे ने 10 लाख का ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी कि आपने जो बुक्स में आपने वैल्यू बुक करी है वो कितने की बुक करी है, 50 लाख की, लेकिन जब हम जीएसटी पे करा, हमने जीएसटी वो कितने पे किया है, 60 लाख पे, क्योंकि वहाँ पर जीएसटी में कंडीशंस की फाइल नहीं करती थी, तो यहाँ पर उसको आप पूरा 60 लाख पे जीएसटी पे करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या, आपने जीएसटी में जो सेल दिखाई कितने की, 60 लाख की, लेकिन आपने जो बुक्स में करी है 50 लाख की, यानी कि आपने 10 लाख से कम की बुक्स में कम करी है, तो यहाँ पे आप 10 लाख क्या होगे, बुक्स को यहाँ पे बढ़ा दोगे। एफ पॉइंट में आपके देखिए यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है, यहाँ पे बुक्स की वैल्यू आपने 10 लाख से यहाँ पे बढ़ा दी। जी पॉइंट आता है आपका टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल 2017 टू जून 2017। ये उनके लिए है जो अपनी
9C जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 की भरेंगे उनके लिए हमारे अपने एप्लीकेबल नहीं है ये देखिए यहाँ पे आप एडिट भी नहीं कर सकते, इसमें कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर एच, अनबिल रिवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एच पॉइंट आपका कहता है जो अपने अनबिल रिवेन्यू है, जो अनबिल रिवेन्यू आपका, जैसे सपोज आपके पास मार्च में आपके पास रिवेन्यू आपने बुक कर लिया मार्च 22 के अंदर, लेकिन जो उसका जीएसटी पे किया है आपने अप्रैल 22 में यानी कि अगले साल में पे किया है, आपने जो उसकी बुक्स की वैल्यू बढ़ा दी यहाँ पे अपने, लेकिन जो जीएसटी आपने पे किया है अप्रैल 22 में आपने पे किया यानी कि अगले साल पे किया है। जो बुक्स में आपने उसकी वैल्यू बढ़ाई जितने से उतने यानी कि बुक्स की वैल्यू यहाँ पे कम करनी पड़ेगी। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने 20 लाख से हमने अनबिल रिवेन्यू यहाँ पे अपने बुक्स में बढ़ाया था, तो यहाँ पे बुक्स में हमें 20 लाख यहाँ पे कम करना पड़ेगा, तभी हमारी एनुअल रिटर्न की और ये बुक्स की जो सेल होगी आपस में मैच होगी। उसके बाद आता है आपका आई पॉइंट। यहाँ पर आई पॉइंट कहता है आई अनएडजस्टेड एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे हमने पढ़ा ऊपर, अब ये कहता है यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अनएडजस्टेड एडवांस यानी कि जैसे मार्च 21 में आपने जो आपको एडवांस मिला था आपने उस पर क्या करता जीएसटी यहाँ पे पे कर दिया था, लेकिन आपने अप्रैल 22 में अप्रैल 21 में उसका जीएसटी पे किया था, यानी कि हमारी क्या होगी यहाँ पे सेल बढ़ गई थी, मेरी जीएसटी की सेल बढ़ गई थी, लेकिन बुक्स की मेरी वैल्यू यहाँ पे जो अपने बुक्स में वैल्यू बढ़ाई है, सपोज जैसे आपका बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो रिवेन्यू था वो आपका 10 लाख का था, जो आपने बुक्स में वैल्यू बढ़ा दी 10 लाख से, आपकी यानी कि बुक्स में आपको वैल्यू घटानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे देखो आई पॉइंट है माइनस हो रहा होगा आपका, ये आई पॉइंट यहाँ पे माइनस हो रहा है, यानी कि 10 लाख से मेरी वैल्यू से मैं माइनस कर दूंगा। उसके बाद आपका जे पॉइंट, क्रेडिट नोट अकाउंटेड फॉर द इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट बट नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी, यानी कि आपने जो क्रेडिट नोट्स है आपने जो बुक्स बनाई आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पे आपने ले लिए, लेकिन आपने जीएसटी में नहीं लिए। ऐसा भी केस हो सकता है, सपोज आपने क्रेडिट नोट इशू किए, जो आपकी जो 21-22 की रिटर्न थी आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपने लास्ट में यानी कि जो आपकी डेट होती है उसके बाद अपने जीएसटी 1 में दिखाए, तो इस केस में क्या आप जीएसटी 1 में अपनी वैल्यू जीएसटी में अपनी वैल्यू कम नहीं कर सकते, लेकिन बुक्स में क्या है आपने अपनी वैल्यू कम कर ली थी, तो बुक्स में तो अपनी वैल्यू कम की थी, अब बुक से मैच करोगे तो वहाँ पे अपनी वैल्यू बढ़ा देंगे। जैसे मेरा सपोज यहाँ पे 25 लाख की थी तो यहाँ पे मैंने 25 लाख की वैल्यू डाल दी यहाँ पर। इस केस में क्या था टाइम पीरियड तक मैंने अपने जीएसटी में नहीं दिखाया वहाँ पर जो क्रेडिट नोट था, तो उस केस में क्या मैं क्रेडिट नोट अपनी वैल्यू जीएसटी में कम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बुक्स में अपनी कम कर ली थी, यहाँ पे मैं बुक्स में यहाँ पे अपनी वैल्यू बढ़ा दूंगा। इसके बाद आपकी जो एडजस्टमेंट आती है वो आपको एडजस्टमेंट लिखनी, जैसे यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आपको उदाहरण से एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशन होता है उसमें आपकी क्या है सेल में वैल्यू में डिफरेंस आया आपके बुक्स में और उसमें, तो उसमें आप यहाँ पे माइनस प्लस करके यहाँ पे फिगर्स यहाँ पे लिख सकते हो एडजस्टमेंट के अंदर। जैसे आपका लास्ट पॉइंट में ये है एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉट लिस्टेड अबव, आपका कोई रीजन है जहाँ पे लिस्टेड नहीं हुआ है तो उस वजह से आपकी एडजस्टमेंट हुई है टर्नओवर में, तो आपको यहाँ पे वो लिखना है। यहाँ पे मेरी जैसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं इन सब में 0 यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद आपका टर्नओवर एज डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न जीएसटी 9, यहाँ पे आपको टर्नओवर लिखनी है जो आपने जीएसटी 9 में डिक्लेयर करी है वो आपको यहाँ पे टर्नओवर लिखनी है, यानी कि यहाँ पे आपकी बुक से मैच होगी, जो आपकी बुक्स की वैल्यू आ रही है आपकी आ रही है वो 8 करोड़ 55 लाख की वैल्यू आ रही है, तो बुक्स में आपने इनकी जीएसटी बुक्स में कितनी होगी आपकी 8 करोड़ 55 लाख, आपकी जीएसटी 9 में कितनी है 8 करोड़ यहाँ पे 55 लाख आनी चाहिए। अगर आपको कोई डिफरेंस आता है, मान लो कोई भी डिफरेंस आता है तो उसका आपको रीजन यहाँ पे टाइप करना, अगली शीट में इसका रीजन यहाँ पे टाइप करना होगा, हमारे किस वजह से ये डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे रीजन लिखना होगा। जीएसटी 9 के जो टर्नओवर है यहाँ पे कहाँ से मिलेगी, जो आपने 9 फाइल की होगी यहाँ पे 9 वहाँ से निकाल सकते हैं और 9C भी आप निकाल सकते हैं, 9C से इसकी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से हो गया। पहले मैं लॉगिन करता हूँ, सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको नॉर्मली 9C में आना है। 9C में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा आपका डाउनलोड जीएसटी 9C टेबल ड्राइव फ्रॉम जीएसटी 9, आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है। ये जो आपने 9 भरी होगी वहाँ से आपकी फिगर्स आ जाएगी, ये आपका वर्ड में आ जाएगा, यहाँ पे मैंने पीडीएफ में आ जाएगा। जैसे मेरी एनुअल रिटर्न में जो 9 में मैंने टर्नओवर फाइल की मेरी 8 करोड़ 55 लाख 269 आ रही है, यहाँ पर मेरी 8 करोड़ 55 लाख यानी कि 269 का जो मेरा फर्क आ रहा है वो कुछ भी आप कह सकते हो, राउंड ऑफ करके यहाँ पे रीजन डाल सकते हो, राउंड ऑफ में है कोई भी जो आपका रीजन होगा, अगर डिफरेंस आ रहा है तो रीजन आप अगली शीट में आप ये टाइप कर सकते हैं। जो हमारी पहली टेबल थी यहाँ पर उसमें शीट थी, उसमें हमें क्या था रिकन्सिलेशन ग्रॉस टर्नओवर करना था, लेकिन जो इस शीट में जो हमें रिकन्सिलेशन वो टैक्सेबल टर्नओवर करना है।
आपकी एनुअल टर्नओवर कितनी है, यहाँ पे 8 करोड़ 55 लाख है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज लिखनी है, एग्जाम्प्ट की वैल्यू कितनी है आपकी, सेल की, नील रेटेड की आपको इसमें वैल्यू लिखनी है, जीरो पेमेंट की, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपकी यहाँ पे वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय रिसिपेंट ऑन रिजर्व चार्ज बेसिस, वो जो आपकी यहाँ पे जो वैल्यूज है सारी आपकी नील रेट की, जीरो रेट की, आप में यहाँ पे इनमें वैल्यू डाल देनी है। तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है आपकी टैक्सेबल टर्नओवर एज पर एप्लीकेबिलिटी डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न जीएसटी 9, आपकी डिक्लेयर जो जीएसटी 9 में जो अपनी टैक्सेबल वैल्यू है आपको यहाँ पे टाइप करनी है। मेरे केस में क्या है, मेरी सारी की सारी यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, तो मैं यहाँ पे एज इट इज वहाँ पे जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक इसी तरीके से आप मेरे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस मेरे को इसको अगली शीट में यहाँ पे लिख देना है, जो इसका डिफरेंस होगा। अब अगली शीट में आते हैं, यहाँ पे रिकनसाइल करना है हमें टैक्स पेड का, जो भी हमारे जितना टैक्स पे किया है, जैसे टैक्सेबल मेरी वैल्यू कितनी है 5% की, उस पर मैंने कितना टैक्स पे किया, CGST, HST, IGST, तो वो मेरे को इसमें पूरा बाइफरेट करके लिखना है। यहाँ पे मेरा RC है, रिवर्स चार्ज की कितनी मेरी सेल थी 5% वाली, कितनी 12% की मेरे टैक्सेबल वैल्यू की सेल है, तो यहाँ पे आपको सारा बाइफरेट करना है यहाँ पर आपको। फिर नीचे यहाँ पे आपको टोटल करना है, यहाँ पर टोटल आपका जो डिक्लेयर किया आपने GSTR 9 में, टैक्स अमाउंट आपका सेंट्रल टैक्स कितना था, CGST कितना था, HST कितना, आपको टाइप करना है। अगर आपको कोई डिफरेंस आता है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है वो आपको डिफरेंस यहाँ पे अगली शीट में इसका डिफरेंस लिख देना है। जो 9 हमने टैक्स पे किया, CGST मेरा इतना पे हुआ है, IGST पे इतना, IGST पे इतना पे हुआ है मेरा, यहाँ पर मेरा आ जाएगा CGST के अंदर, HST के अंदर, IGST के अंदर। और आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है। सपोज मेरी 18% की वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, मेरी 18% की वैल्यू सारी की सारी, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, मैंने कितना IGST पे किया है, CGST आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर जो मेरा एनुअल का है वो आप आपको टाइप कर देना, जो आपको डिफरेंस आएगा वो अगली शीट में आपको लिख देना है। अगर आपका कुछ डिफरेंस ज़्यादा है या फिर आपने कम टैक्स पे किया है तो आप रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट से उसका DRC3 फाइल कर सकते हैं। DRC फाइल काफ़ी लोगों को फाइल करना ही नहीं आता, उसके लिए पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो मैं उसके लिंक जो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। टेबल नंबर 11 आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको करना है एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड अंडर टेबल नंबर 6, 8 एंड 10। जो अपने यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आ रहा है, आपको आपका टैक्स यहाँ पे लायबिलिटी बन रही है, तो आपको डिफरेंस लिखना है कितने टैक्सेबल वैल्यू पे कितना टैक्स IGST CGST का है, उस तरीके से आपको यहाँ पे बाइफरेट करना है। अब आते हैं टेबल नंबर 12 पे। यहाँ पे जो रिकन्सिलेशन करना है आपको नेट इनपुट क्रेडिट का, ITC का आपको यहाँ पे रिकन्साइल करना है। पहले में आपको ITC लिखना है जिस स्टेट की आप भर रहे हो, मैं दिल्ली की भर रहा हूँ, पे दिल्ली की स्टेट में मैंने जितना ITC लिया है तो वो स्टेट की मेरे को आप पूरा ITC डालना है। आपके सपोज 2 ITC है आपका, दिल्ली हरियाणा, तो आपका हरियाणा का अलग से दिखाना होगा ITC, दिल्ली का अलग से दिखाना होगा। यहाँ पे दिल्ली का ITC नेट आपको ITC डालना है। यहाँ पर उसके बाद फिर B पॉइंट आपको कहता है ITC बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कह रहा है ITC जो आपने फाइनेंशियल ईयर का था वो ITC बुक्ड इन अर्ली फाइनेंशियल, जो ITC अपने अर्ली फाइनेंशियल में बुक करा, लेकिन जो क्लेम किया वो अपने करंट फाइनेंशियल में यहाँ पे क्लेम किया, यानी कि A और P यहाँ पर ये प्लस होकर दिखाएगा, ये रहा आपका, ये देखिए A और B यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे C माइनस हो रहा है। C में कौन सी हो जाएगी आपकी ITC बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, तो आपकी जो C वैल्यू ऐसे माइनस होकर आ जाएगी। और ITC यहाँ पे आपने जितना क्लेम किया है 9 में, वहाँ आपको यहाँ पे लिख देना 9, यहाँ पे 9 से आप चेक कर सकते हैं आपने कितना ITC क्लेम किया है। ये आपका टोटल देख लीजिए, ITC आपने क्लेम किया है, टोटल कर लीजिएगा, इसका टोटल आ जाएगा, यहाँ पे टोटल लीजिए। अगर कोई डिफरेंस है तो आपको डिफरेंस ठीक इसी तरीके से अगली टेबल में इसका डिफरेंस आपको बताना है, क्यों डिफरेंस इसका डिफरेंस है। टेबल नंबर 14 में आपको रिकन्साइल करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कितना आपका परचेज की वैल्यू है, उसने कितना अपना उसमें ITC लिया है और कितना आपका एलिजिबल था ITC उसके अंदर। ठीक इसी तरीके से कितना फ्रेट की आपकी वैल्यू थी, कितना ITC था, पावर फ्यूल, जो आपके जितने एक्सपेंसेस हैं सारे एक्सपेंसेस पे किस एक्सपेंसेस पे आपने कितना अपने ITC लिया, आपको सारा यहाँ पे बाइफरेट यहाँ पे करके दिखाना है टेबल नंबर यहाँ पे 14 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके लास्ट में आपको टोटल लिखना है GST 9 में एनुअल यहाँ पे कितना आपने ITC क्लेम किया। अगर आपको डिफरेंस आ रहा है तो इसी तरीके से आपको टेबल नंबर 15 में उसका रिकन्साइल करना है कि डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्यों आ रहा है। टेबल नंबर 16 में आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे टैक्स पेबल ऑन अनरिकन्साइल्ड डिफरेंस इन ITC ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड। 13 और 15 टेबल में जो हमने रीजन लिखा है, जो हमने ITC हमारा कुछ डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, यहाँ पे जो पेबल अमाउंट आएगा वहाँ का अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद आपके लास्ट टेबल आती है, इस टेबल में आपको एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन, अगर यहाँ पे आपको एडिशनल लायबिलिटी पे करनी है, अगर आपने कोई रिकन्सिलेशन नहीं किया, जैसे आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है या फिर कोई किसी के अंदर आपका इंटरेस्ट निकलता है, कितने की वैल्यू है, जो भी आपको सारा इसमें लायबिलिटी आपको डाल के पे करनी है। जैसे कोई आपकी अदर्स है, अदर्स में आपको आपकी आ रही है कोई अदर्स में यहाँ पे पे कर सकते हैं, लास्ट में जाके यहाँ पे अदर्स के अंदर वैल्यू डाल के वो आपको यहाँ पे सारी एडिशनल लायबिलिटी यहाँ पे डालनी है आपको। इसके बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर होम पेज पे आपको अगर जनरेट यहाँ पे प्रीव्यूज का जनरेट कर सकते हैं, आपको ड्राफ्ट आपने जो 9C भरा है PDF में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका PDF में पूरा जनरेट होकर आ जाएगा ड्राफ्ट, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जनरेट करने आपको इस पर क्लिक करके जैसे आपकी जनरेट हो जाएगी जो 9C आपको जो पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं अपलोड कैसे होती है 9C पोर्टल के अंदर। यहाँ से आप जनरेट जेसन कर लीजिएगा।
जीएसटी पोर्टल पे आएंगे आप यहाँ से। लॉगिन करने के बाद आपको 9C पर आना है। यहाँ पर आप 9C पे आने के बाद आप प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरी 9 फाइल नहीं हुई है, इसलिए मेरा 9 यहाँ पे 9C अपनी ओपन नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करते ही यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा जेसन अपलोड करने का। आपको जेसन वहाँ से अपलोड करके दिखा देनी है। आपको मैं लास्ट ईयर के यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे हुई है उसके अंदर। ये मेरे पिछले साल की है। जो आपने जेसन क्रिएट की थी अभी, वो जेसन अपलोड करना है आपको। फिर बाद में आके दोबारा इनिशिएट फाइलिंग पे आके आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बैलेंस शीट अपनी लगानी है और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे P&L के यहाँ पे PDF आपको लगानी है। आपका अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, रिकनसाइल किया आपने, तो वो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। इसे सेव करके आपको वेरिफिकेशन पे टिक करना है। यहाँ पे प्रोस्टिट्यूटिव यहाँ पे PDF में जनरेट करके इसे प्रोस्टिट्यूटिव फाइल करना है और नॉर्मली आप EVC और DCC से फाइल से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर आपका वीडियो से लेकर कोई भी क्वेश्चन तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।